जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं, बहुत गजब हैं। हेमंत, रोहित गुप्ता, राधे, जय कृष्णा, दर्शन, आयुष, रोहित, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पर। जो साथी अभी नए जुड़े होंगे तो मुझे बताएं पिछले सेट्स का रिवीजन आप कर रहे हैं और कितने सेट आपके अब तक के एकदम से तैयार हैं कि भैया वहां से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो नंबर लिखिए जी। मेरे 2 प्रैक्टिस सेट एकदम से तैयार है, मुझे पूरा भरोसा है। 4 तैयार है मेरे, 3 तैयार हैं, 5 तैयार हैं जी, पाँचों तैयार कर चुका हूँ अब तक। तो वो नंबर लिखें, वो एनर्जी हम तक आएगी कि हाँ आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, तो उससे हम भी रिलेट कर पाएंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें शास्त्रीय नृत्य कलाकार आज का आपका टॉपिक रहेगा, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य को हम 3-4 दिन आपको देते रहे होमवर्क में। उम्मीद करेंगे आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? यानी कि हरिप्रिया नंबूदरी किससे जुड़ी हुई हैं? क्या बोलोगे भैया, वो कथकली से जुड़ी हुई हैं। तो कथकली किस स्टेट से संबंध रखता है? तो कथकली केरल का है, ये सब जानते हैं। कथकली के और कौन कौन से नाम है भैया? बहुत चर्चित नाम आता, मृणालिनी साराभाई। कल मैंने आपको स्कूल दिए थे याद करने को। मुझे बताओ, मृणालिनी साराभाई ने किस डांस स्कूल को स्थापित किया था? मृणालिनी साराभाई, इनका स्कूल कौन सा था? कल हमने आपको ये होमवर्क में दिया था। तो इनका स्कूल है दर्पण एकेडमी, उसकी इन्होंने स्थापना की थी। किसकी? दर्पण दर्पण एकेडमी की। दर्पण एकेडमी की ये संस्थापक है। मृणालिनी साराभाई होगी। आनंद शिवरामन, क्या बोलोगे? आनंद शिवरामन किससे जुड़े हुए हैं आपका? वो भी कथकली से जुड़े हुए हैं। आनंद शिवरामन किससे? कथकली से। हम बोले आपसे सदनाम, क्या बोलोगे? सदनाम पी बालाकृष्णन। सदनाम पी बालाकृष्णन, ये बहुत पूछे जाते हैं। सदनाम पी बालाकृष्णन किससे जुड़े हुए हैं आपका? कथकली से जुड़े हुए हैं। मैं पूछूं आपसे, कुमारन नायर, नायर जितने भी हैं वो सब कहाँ पर हैं? कुमारन नायर। एक कोई और नायर भी थे, आपका बताएं। कुमारन नायर के साथ में क्या बोलोगे भैया? कृष्ण नायर भी थे। क्या बोलोगे? कृष्ण नायर भी थे। तो नायर, नायर किससे जुड़े हुए हैं? ये आपका कथकली से जुड़े हुए हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, अब आप मुझे कुछ नाम भरतनाट्यम के और बताओ। कोई 2 नाम बताओ जो भरतनाट्यम से संबंधित हो, जो भरतनाट्यम से संबंधित है। 2-3 नाम कोई मुझे आप बताओ। तो भरतनाट्यम से भैया रुक्मणी देवी अरुंडेल हम भूलेंगे नहीं। कौन? रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी किससे जुड़ी हुई हैं? ये आपका भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। मैं पूछूं आपसे, सोनल मानसिंह। अच्छा, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा और क्या करती हैं? भरतनाट्यम के अलावा और किससे जुड़ी हुई हैं? तो सोनल मानसिंह ओडिसी से भी जुड़ी हुई हैं। किससे? ओडिसी से भी भैया ये जुड़ी हुई हैं। वैजंती माला मैं आपको बताता था, जयंती पर माला पहनाते हैं भारत में, रुकती नहीं है मनी भारत में। सोना पहन के मान बढ़ता है कहाँ पर आपका? भारत में। ठीक है, कोई और नाम बताएं। पद्मा सुब्रमण्यम मैंने आपको बता रखा था। एस के सरोजा नाम मैंने आपको बता रखा था। तो ये नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कुचिपुड़ी से कोई एक नाम बताओ। कुचिपुड़ी से, तो कुचिपुड़ी की मसाल भी उनको कहा जाता है जिन्होंने बुक लिखी थी ए पैशन फॉर डांस। क्या बोलोगे? ए पैशन फॉर डांस बोलो भी फटाफट से। ए पैशन फॉर डांस बोलेंगे। ए पैशन फॉर डांस। कुचिपुड़ी की मसाल भी उनको कहा जाता है। तो कौन है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं। और यामिनी कृष्ण मूर्ति ये भरतनाट्यम से भी संबंध रखती थी। यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, एक यहाँ पर आते हैं कुचिपुड़ी से रेड्डी, जो रूट वर्ड होता है, जैसे कि राजा रेड्डी, राधा रेड्डी। ठीक है, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी। एक साथी आपका अर्पणा सतीशन। कौन है? अर्पणा सतीशन। ये किससे जुड़ी हुई हैं? ये आपका कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई हैं। कुचिपुड़ी से। ओडिसी से मुझे बताओ कोई एक नाम। सबसे चर्चित नाम कौन सा है? बोलेंगे सर आपने कदम नृत्य को कल 1964 की जगह 1967 लिख दिया था गलती से। हो सकती है ऐसी गलती से, लेकिन उनके दोनों ही वर्ष साथी कहे जाते हैं। कई स्रोतों के अनुसार कदम की स्थापना 1964 में हुई और कई के अनुसार कदम की स्थापना कदम नृत्य केंद्र जो कुमुदनी लखिया ने स्थापित किया था वो 1967 भी बताया जाता है। इसीलिए अब परीक्षा में देख लेना, 1964 और 67 हम दोनों ही वर्ष उसके बताते हैं। ठीक है, याद रखना है। जनरली 1967 आएगा या 64 आएगा, 67 को विकल्प में देगा ही नहीं। दसई और तिहार भारत के किस पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्योहार हैं? यानी कि भारत के किस पड़ोसी देश में, ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी देश में
बताएंगे जी। दसई और तिहार, ये दरअसल में दसई क्या होता है, ये विजयदशमी को बोला जाता है, विजयदशमी को, ठीक है। जैसे कि आपका हमारे यहाँ पर होली होती है, उसको उधर फागु पूर्णिमा कहते हैं, फागु पूर्णिमा। तो दसई कहाँ पर होता है, ये नेपाल में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, नेपाल में। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश, आपका सिलेबस है, याद रखना, पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवम पेरा हेरा कहाँ का है, ये आपका श्रीलंका का है। कहाँ का है, श्रीलंका का। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में क्या बनता है, संदूर पोलो, क्या संदूर पोलो पूछा जाता है। संदूर पोलो कहाँ पर बनता है। चिरागान मेला पूछ लेता आपसे, पाकिस्तान में क्या, चिरागान, चिरागान, चिरागान जो उत्सव है, चिरागान फेस्टिवल, ये कहाँ का है, चिरागान मेला। बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश बताओ, आप कोई बता सकता है क्या, मुझे याद नहीं है। म्यांमार का बताओ, चलो मैं फेस्टिवल के नाम देके पूछता हूँ आपसे, आप मुझे बताओ काचिन मनाव कहाँ पर मनाया जाता है, क्या काचिन मनाव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है। तो काचिन मनाव बनता है आपका म्यांमार। माँ ये कच्चे मानव को खा गया, माँ या मार, माया पीठ, ये कह रहा है। स्प्रिंग फेस्टिवल, स्प्रिंग फेस्टिवल, स्प्रिंग फेस्टिवल और आपका लालटेन, ठीक है। स्प्रिंग पे कोई कुत्ता आ रहा था, लालटेन से उसको देखना पड़ा। ये कैसे, क्योंकि चाइनीज लोगों की क्या होती हैं, वो आपका आंखें उनकी छोटी होती हैं, लालटेन लेके चलते हैं, ऐसे समझ लो। चीनी, क्या बोलोगे, सॉरी चीनी नहीं, चीन लिखेंगे, क्या बोलोगे, चीन, चीन में ये मनाया जाता है। पारो तसेचू बताओ दोस्त, पारो, पारो तसेचू कहाँ का फेस्टिवल है, पारो तसेचू, तो ये आपका भूटान का फेस्टिवल है, भूटान का। गियोन फेस्टिवल बताओ कहाँ पर मनता है, गियोन, गियोन फेस्टिवल कहाँ पर मनता है, तो गियोन मनता है आपका जापान में। कहाँ पर, जापान में गियोन फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, भारत के पड़ोसी देशों से ये तो पूछा ही जाता है, साथ में पड़ोसी देशों में जो हिंदू मंदिर हैं उनको भी बहुत पूछा जाता है, तो बताने के लिए तैयार हैं, याद होंगे सबको पड़ोसी देशों के हिंदू मंदिर। एक बार कलर सेलेक्ट कर लेते हैं बस। पड़ोसी देशों में जो हिंदू मंदिर है वो आपको बताने हैं। क्या बोलोगे, पड़ोसी, पड़ोसी देशों में, पड़ोसी देशों में जो साथी आपका देशों में हिंदू मंदिर हैं, क्या बोलोगे, हिंदू मंदिर, उनको बहुत पूछा जाता है। जैसे कि हम आपसे बात करें, कौन सा, मुझे बताओ, जैसे कटास राज और हिंगलाज मंदिर कहाँ पर हैं, कटास राज और हिंगलाज मंदिर ये कहाँ पर है, हिंगलाज, हमसे कौन सा देश कटता है बताओ, जिसको बिल्कुल भी लाज नहीं है, हिंगलाज, तो ये क्या बोलेंगे, ये भैया आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान में स्थित मंदिर है। कहाँ पर, पाकिस्तान में। मुन्नरेश्वरम टेम्पल पूछ ले आपसे, मुन्नरेश्वरम, मुन्नरेश्वरम टेम्पल कहाँ पर है, मुन्नरेश्वरम टेम्पल, ठीक है। और क्या बोलेंगे, आपका जितने भी ऐश्वरम नाम से टेम्पल होंगे भारत के किस पड़ोसी देश में, तो ऐश्वरम नाम से, जैसे रामेश्वरम है, तो रामेश्वरम कहाँ है, साउथ में। अब मुझे बताओ साउथ की तरफ, साउथ की तरफ, फटाफट से बोलेंगे, साउथ की तरफ आपका कौन सा देश है भारत का, भारत के, क्या बोलेंगे भैया, श्रीलंका है, क्या बोलोगे, श्रीलंका स्थित है, क्या है, श्रीलंका है। मुझे बताओ पशुपतिनाथ भारत में, भारत के किस पड़ोसी देश में है, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ बोल दे, मुक्तिनाथ पूछ लें, क्या बोलोगे, मुक्तिनाथ, मुक्तिनाथ, तो ये है आपके कहाँ पर, नेपाल में है, क्या बोलोगे, नेपाल में। आनंद मंदिर कहाँ पर है, भारत के किस पड़ोसी देश में आनंद मंदिर स्थित है, बताओ जी। आनंद मंदिर आपका वो म्यांमार में है, कहाँ पर है, म्यांमार में, या म्यांमार में। चीन की पहले मुद्रा कौन सी चलती थी, अभी तो चीन में चलती है आपका डीसीईपी चलती है, या रिनमिन भी चलती है, तो चाइना की पुरानी मुद्रा कौन सी थी बताओ, युआन, तो उसी से याद रखना, के युआन, के युआन, के युआन टेम्पल कहाँ पर है, ये साथी आपका चीन में है। और आपका बीएपीएस टेम्पल जिसका नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था 14 फरवरी 2024 को, बताओ कहाँ पर है, बीएपीएस, बीएपीएस टेम्पल जो है ये यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में, यूएई देश में है, कहाँ पर है, यूएई में स्थित है। तो पड़ोसी देशों के ये त्योहार और इनके मंदिर साथी खूब पूछे जाते हैं, खूब, ठीक है। आगे आएंगे, पारंपरिक जनजातीय संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या, ट्रेडिशनल अटायर दिए हुए हैं, बाउचे दूल्हे की एक तलवार है जिसे अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय विवाह समारोह के दौरान पारंपरिक रूप से पहना जाता है, पारंपरिक रूप से बोलेंगे भी फटाफट से। असम की पारंपरिक पोशाक मेखला चादर है, जबकि रीशा और रिकुतु त्रिपुरा की सांस्कृतिक पोशाक से संबंधित है। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही होगा, क्या बोलेंगे, कथन, तो बाउचे क्या अरुणाचल प्रदेश की है, जिसको बोचे भी कहा जाता है, तो आप कहेंगे जी भैया एकदम से ठीक हो जाएगा। असम की मेखला चादर है क्या, ठीक है,
तो क्या बोलेंगे, हाँ जी। और ऋषा और रिकुतु त्रिपुरा की हैं, तो ऋषा और रिकुतु क्या बोलेंगे, ये त्रिपुरा की हैं। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। पारंपरिक ड्रेस हम आपसे पूछते रहते थे, जैसे मैं कुछ स्टेट की अभी भी पूछना चाहूंगा आपसे। मुझे बताओ मणिपुर में कौन सी आपका ट्रेडिशनल ड्रेस चलती है। मणिपुर में, मणिपुर की ड्रेस बतानी है। मणिपुर क्या बोलेंगे, इनापे, इनापे क्या बोलेंगे, या इनापी भी उसको कहा जाता है, या फानिक भी उसको कहा जाता है, फानिक, फानिक। ये ड्रेस है आपका। आप मुझे बताओ कुछ ड्रेस में आपका ड्रेस के नाम देके पूछूं, जैसे मिर्जई धोती बताओ, गमछा बताओ कहाँ पर चलता है। मिर्जई धोती, मिर्जई, मिर्जई धोती और गमछा कहाँ पर चलता है, मिर्जई धोती और गमछा कहाँ पर चलता है, मिर्जई धोती और गमछा, तो क्या बोलेंगे, ये बिहार में चलता है, बिहार में चलता है, बिहार में मिर्जई धोती। अगर मैं आपसे पूछूं कुचेरा साड़ी, कुचेरा, कुचेरा साड़ी ये कहाँ पर साथी, कुचेरा, क्यों छोरा, क्यों छोरा, क्या बोलेंगे, ये भैया छत्तीसगढ़ में, क्या बोलेंगे, छत्तीस से बात क्यों करता है, क्यों छोरा बोलेंगे। नववारी साड़ी कहाँ पर चलती है, नववारी साड़ी ये गोवा बोल दे आपसे, महाराष्ट्र बोल दे, क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र और गोवा दोनों में चलती है। संबलपुरी ड्रेस बताओ कहाँ की है, जिसको हम संबलपुरी साड़ी कहते हैं, संबलपुरी, संबलपुरी साड़ी कहाँ की है, ये भैया ओडिशा की है, कहाँ की है, ओडिशा की है। पैठनी साड़ियाँ कहाँ पर चलती हैं, पैठनी, क्या बोलोगे, पैठनी साड़ी कहाँ की हैं, तो वो महाराष्ट्र की हैं। इलकल साड़ी बताओ, इलकल साड़ी, इलकल साड़ी कहाँ पर चलती हैं आपका, इलकल साड़ी पूछ ले आपसे, या मैसूर पेटा ड्रेस है, मैसूर, मैसूर पेटा कहाँ की ड्रेस है, इलकल। मैं इल हो गई थी कल, मैं बीमार हो गई थी कल, कर्नाटक, वो नाटक कर रही है, कर्नाटक, क्या बोलोगे, कर्नाटक। और कांजीवरम साड़ियाँ बताओ कहाँ की हैं, कांजीवरम, तो क्या बोलोगे, कांजीवरम साड़ियाँ हैं आपका तमिलनाडु की, क्या बोलोगे, तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की। एक ड्रेस हमने शास्त्रीय नृत्य में भी आपको बताई थी, कसावू साड़ी, बताओ जी कसावू साड़ी कहाँ पर पहनी जाती है, कसावू, कसावू साड़ी कहाँ पर पहनी जाती है और किस डांस में पहनी जाती है। कसावू कहाँ की है, केरला की है, केरला की, ठीक है। एक आपका एक पूछी जाती है पोचमपल्ली साड़ी, बताओ जी पोचमपल्ली साड़ियाँ कहाँ की हैं, ये आंध्रा की हैं, कहाँ की हैं, पोचमपल्ली साड़ियों का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है, कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से उनका संबंध है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। फेरन ड्रेस बता सकता है कोई कहाँ की है, फेरन, फेरन है, फेरन ड्रेस बोलेंगे फटाफट से, आगे आएंगे। टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है, पूर्ण सेट होता है, बताएंगे जी। 5-3, 6-4, 6-6 या 6-5, तो पूर्ण स्कोर होता है 6-4। कल भी मैंने आपको बताया 0 पॉइंट को क्या बोलते हैं, लव बोलते हैं। जब स्कोर बराबर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यूस कहा जाता है। और जो साथी आपका स्कोर बराबर होने के बाद में अगला अंक होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एडवांटेज कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, एडवांटेज कहा जाता है, एडवांटेज कहा जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ जो मैदान होता है यहाँ पर, मैदान किसमें, टेनिस में, खिलाड़ी तो एक तरफ कितने हो सकते हैं, एक या दो होंगे। अगर इसके मैदान की बात करें तो दो तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो आपका इसकी जो लंबाई है 78 × 27 फीट होती है, 27 में याद रखना, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसके लिए जब सिंगल हो। और अगर डबल्स हो रहा है, सिंगल्स के लिए तो हो गया आपका 78, और 36 कब हो जाएगी, 36 फीट जब डबल्स के लिए होगा, किसके लिए, डबल्स के लिए, क्या बोलोगे, डबल्स के लिए मैदान कितना हो जाता है, 36 फीट चौड़ाई हो जाती है, और यहाँ पर 27 फीट होगा, ठीक है। नेट कितना ऊंचा होता है इसमें, नेट की जो ऊंचाई है वो 3 फीट होती है, क्या होती है, नेट की जो ऊंचाई है साथी वो आपका 3 फीट होती है, क्या बोलेंगे, 3 फीट होती है। इसमें टेनिस में बॉल का वजन आप मुझे बताओ, बॉल का वजन कितना होता है, बॉल का वजन, तो क्या बोलेंगे, जो बॉल का वजन होता है वो परफेक्ट आंसर होगा जिस किसी का भी आएगा तो आप कहेंगे भैया 56 से लेकर के 59.4 या 6 ग्राम में से कुछ होता है। 56 से 59.4 ग्राम, इसको देख लेना आप, 4 से 6 के बीच में कुछ होता है बॉल का वजन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, बॉल का वजन। इसमें आपका जो रंग होती हैं बॉल वो कौन कौन सी होती हैं, इसमें बॉल के 2 ही रंग हो सकते हैं, या तो पीला हो सकता है या फिर सफ़ेद रंग की बॉल हो सकती है, सफ़ेद रंग की। एक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका टेनिस में कि टेनिस से संबंधित कितने ग्रैंड स्लैम है, कितने ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, ग्रैंड स्लैम। तो क्या बात करेंगे आप भैया, ग्रैंड स्लैम 4 है हमारे और चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रैंड स्लैम। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, वो है विंबलडन, क्या बोलोगे, विम्बल, विम्बल,
विंबलडन है आपका सबसे पुराना। कब शुरू हुआ था विंबलडन? 1877 में। कहाँ? 1877। कहाँ से इसका ओरिजिन? लंदन से। लंदन में खेला जाएगा। किस पर खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर, घास के मैदान पर। ग्रास कोर्ट पर ये खेला जाता है। दूसरा है यूएस ओपन। यूएस ओपन इसके 4 साल बाद शुरू हुआ था, यानी 1881 में। और कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कहाँ खेला जाता है? वो आपका हार्ड कोर्ट पर। 2 हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं ये। कहाँ पर? 2 हार्ड कोर्ट पर। जैसे कि तीसरा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जो कि शुरू हुआ था 1905 में मेलबर्न। कहाँ से? मेलबर्न से। और ये भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। चौथा ये है आपका फ्रेंच ओपन। क्या? फ्रेंच ओपन है। और फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई है 1925 से। कहाँ से? आपका पेरिस से। और ये कहाँ पर खेला जाता है? मिट्टी पर खेला जाता है। ठीक है, मिट्टी पर, यानी कि आपका मिट्टी का कोर्ट बना होता है, मिट्टी का। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे कि जो फ्रेंच ओपन है उसको एक और नाम से जाना जाता है। फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम क्या है? जो साथी बता देंगे उनको हम उम्मीद करेंगे कि वो अपनी तैयारी में एकदम से चरम पर चल रहे हैं। ठीक है, बताएंगे जी। ये क्ले कोर्ट होता है, मिट्टी का होता है। फ्रेंच की बात बोले, इसको बोलते हैं रोलैंड ग्रास। क्या बोलते हैं? रोलैंड ग्रास। रोलैंड ग्रास। यूट्यूब ने कुछ फीचर्स चेंज किए हैं क्या शुभम भाई? पहले तो ये होता था ना, क्या बोलेंगे? रोलैंड आपका, सॉरी, रोलैंड गैरोस। ग्रास लिख दिया मैंने। रोलैंड गैरोस आपका इसका नाम है। रोलैंड गैरोस, एकदम से ठीक है। सबसे पहले आंसर दिया है स्ट्रेंजर ने। पहले तो ऐसा होता था ना, जब आप लोग कमेंट लिखते थे तो वो तुरंत लाइव आती थी कमेंट। ठीक है, 1 सेकंड का एक गैप होता था बस। अब तो देर में आती है ना, ऐसा क्यों? ओके ओके ओके, आगे आएंगे, नेक्स्ट आगे आएंगे। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? जो टेबल टेनिस में टेबल होती है उसकी ऊपरी सतह की लंबाई बोलेंगे जी। टेबल टेनिस की बात करें 780 सेंटीमीटर की, 264, 274 या फिर 270 होगी। तो 274 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है, अगर मैं बात करूं, टेबल टेनिस की जो आपका टेबल होती है उसकी लंबाई होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों ही बता देते हैं। 9 × 5 फीट होती है। कितनी होती है? 9 × 5 फीट। तो 1 फीट कितने का होता है? 9। 1 फीट लगभग 30 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर। तो 270 से याद रखेंगे, परफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वो दशमलव में कुछ आएगा। तो क्या बोलेंगे? 1 फीट में कितना होता है आपका? 1 फीट में समझ रहे हैं आप कितने सेंटीमीटर होते हैं? नहीं, परफेक्ट आना चाहिए ना, 9.1 के हिसाब से देखिए, बोलेंगे फटाफट से। सारे लोग बोलो, सारे लोग। सर फ्रेंच ओपन गलत लिख गया है। फ्रेंच ओपन में क्या गलत लिखा? विमल्डन 1877, 1881 हो गया। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया आपका 1905। फ्रेंच ओपन आपका 1891 होगा। 18 बिल्कुल ठीक है, 10 साल के बाद में शुरू हुआ। सॉरी 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 सॉरी, 1925 कहाँ से लिख दिया हमने? क्या बोलेंगे? या इसको करेक्ट करें भैया, 1891 करें। 1891 देखिए, ये इसके 4 साल बाद, ये इसके 10 साल बाद, और ये हमें सबसे बाद में लिखना था। 1905 और 25 हमें कंफ्यूजन हुआ इसमें, रियली सॉरी। टेबल टेनिस की बात करेंगे, 9 × 5 फीट की होती है। एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए, जो टेबल टेनिस की गेंद होती है उसका वजन कितना होता है? गेंद का वजन भैया, कोई फैक्ट अगर गलत हो जाए तो उसको आप सुधार लेंगे खुद से, आपसे यही उम्मीद मैं करता हूँ। एक बार थम्स अप करें, हो सकता है जल्दबाजी में, या कई बार मतलब भूल भूल भी हो जाती है। कई बार हम भी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुझे फिक्स याद है ना। तो कभी कभी किसी किसी फैक्ट में हो जाता है। तो एक बार थम्स अप करके वो एनर्जी भेजे जी भैया, उसको हम कभी भी हमें लगेगा डाउट है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, वैसे होगा नहीं, कोई इक्का दुक्का कोई फैक्ट होगा। गेंद का वजन जो होगा आपका, गेंद का वजन वो 2.7 ग्राम होगा। क्या होगा? 2.7 ग्राम होगा, 2.7 ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा अच्छा, विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है, टेबल टेनिस चैंपियनशिप वो कब शुरू हुई थी? टेबल टेनिस चैंपियनशिप वो कब शुरू हुई थी, ये आपको बताना। विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये साथी आपका 1990 नीदरलैंड से शुरू हुई थी। कहाँ से? नीदरलैंड से ये शुरू हुई थी, नीदरलैंड से शुरू हुई थी। टेबल टेनिस के आविष्कारक कौन है मुझे बताओ? टीटी के आविष्कारक। और दूसरा क्वेश्चन बताओ, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस के जो आविष्कारक थे उनका नाम है डेविड फोस्टर। क्या नाम है?
डेविड फोस्टर उनका नाम है, डेविड फोस्टर उनका नाम है, याद रख लेना, ठीक है, डेविड फोस्टर उनका नाम है। टेबल टेनिस में जो साथी नेट होता है, देखिए ऐसे टेबल होती है वो, टेबल टेनिस में जो नेट होता है उसकी ऊंचाई बताओ मुझे, नेट की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है टेबल टेनिस में? नेट की ऊंचाई होती है, बहुत छोटा सा नेट होता है 6 इंचेस का। हाइट पूछे आपसे, टेबल की हाइट कितनी होती है जमीन से, टेबल की हाइट पूछ ले आपसे, तो टेबल की जो हाइट होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 2 फीट और 6 इंच के बराबर होती है, 2 फीट और 6 इंच के बराबर होती है, ठीक है, 2 फीट और 6 इंच के बराबर, याद रखेंगे। आगे, खेलों में खिलाड़ियों की संख्या और विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल, जैसे अभी आपने बताया टेबल टेनिस जो है वो चाइना का राष्ट्रीय खेल है, एकदम से ठीक आंसर आपने दिया। अब बताएंगे, तो खेल में खिलाड़ियों की संख्या, आइस हॉकी के खेल में सामान्य खेल के दौरान प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी भी एक समय पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी बर्फ या आइस पर होते हैं? तो जो आइस पर खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या होती है आपका 6 खिलाड़ी। और कौन से गेम में होते हैं बताएंगे? 6 खिलाड़ी। तो आप कहेंगे भैया 6 वॉलीबॉल में भी होते हैं, क्या बोलोगे? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में, ठीक है। 5 खिलाड़ी किस में होते हैं? मैंने बताया 5 से बास्केट फेंकी जाती है, बास्केटबॉल में, क्या बोलोगे? बास्केटबॉल में होते हैं, बास्केटबॉल में। नेट बॉल में बताओ कितने खिलाड़ी होते हैं? नेट बॉल में, नेट बॉल हो आपका, कबड्डी हो या फिर वाटर पोलो हो, इन सब में कितने होते हैं? वाटर पोलो हो, इन सभी में भैया आपका 7 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों में कितने होते हैं? हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल इन तीनों में कितने होते हैं बताएंगे? फुटबॉल, एमटीएस बहुत पूछता है इसको, ठीक है, एमटीएस लगातार पूछता है। फुटबॉल कितने खिलाड़ी होते हैं आपका? भैया यहाँ पर 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में खिलाड़ी बताओ, बेसबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो बेसबॉल में आपका 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में खिलाड़ी बताओ कितने होते हैं? खो खो में आपका 9 खिलाड़ी होते हैं, 9। रग्बी फुटबॉल में बताओ, रग्बी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? रग्बी में भैया 15 खिलाड़ी खेलते हैं, 15 खिलाड़ी। एक खेल और हम आपसे पूछेंगे, फुटसल में खिलाड़ियों की संख्या बताओ, फुटसल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटसल में कितने होंगे? वहां पर 5 खिलाड़ी होते हैं भैया, कितने? 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट आगे आएंगे, ये खिलाड़ियों के यहाँ पे याद रख लेना, सॉरी नेशनल गेम है ये, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, नेशनल गेम आपको पता होनी चाहिए, हालांकि आपके पास लिखे हुए भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो मिताली राज की आत्मकथा है? किसकी? मिताली राज की आत्मकथा है। ऑल राउंड व्यू है, अनगार्डेड है, इनको लेडी तेंदुलकर भी कहा जाता है, मिताली राज को क्या बोलते हैं? इनको लेडी तेंदुलकर। अनगार्डेड है क्या? नो होल्डिंग बैक, ये तो होल्डिंग की ही बुक है। ऑल राउंड व्यू ये आपका इमरान खान की बुक है, किसकी? इमरान खान की बुक है आपका ऑल राउंड व्यू। नो होल्डिंग बैक, वन मोर ओवर, ये आपका एक, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट किताब है क्रिकेट की, इरापल्ली प्रश्ना की, किसकी? इरापल्ली प्रश्ना की, इरापल्ली प्रसन्ना की, ये एक इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखेंगे, ठीक है। तो मिताली राज की कौन सी हो जाएगी? अनगार्डेड हो जाएगी। अगर मैं आपसे कुछ वुमेन से रिलेटेड पूछूं पुस्तक, प्लेइंग टू विन बताओ किसकी है? प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, ये साथी आपका साइना नेहवाल की है, किसकी है? साइना, साइना नेहवाल की है, साइना नेहवाल की है, साइना नेहवाल की। सेटलिंग टू द टॉप ये किसकी है बताओ? सेटलिंग टू द टॉप, सेटलिंग टू द टॉप ये किसकी है? तो ये आपका पीवी सिंधु की है, क्या बोलोगे? पीवी सिंधु की किताब है, पीवी सिंधु की। अनस्टॉपेबल बताओ, अनस्टॉपेबल किसकी किताब है? बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? आपका अनस्टॉपेबल, क्या बोलेंगे? अनस्टॉपेबल ये किसकी किताब है? स्टॉपेबल ये किसकी किताब है? मारिया सारापोवा की, जो कि आपका रशिया की प्लेयर थी, मारिया सारापोवा। कौन सा खेल खेलती थी सारापोवा बताओ? ये आपका भैया टेनिस से संबंधित थी। अनस्टॉपेबल। विटनेस बताओ किसकी किताब है? विटनेस बुक किसकी है? विटनेस ये साक्षी मलिक की है, भारत की ओलंपियन थी साक्षी मलिक, 2016 में इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। विटनेस हो गई आपका। एक मुझे बताओ, द स्मॉल वंडर ये किसकी किताब है? द स्मॉल वंडर ये है आपका दीपा कर्माकर की। कौन सा खेल खेलती हैं दीपा कर्माकर? भैया जिम्नास्ट से संबंध रखती हैं, किससे? जिम्नास्ट से संबंध रखती हैं। ब्रिंग इट ऑन ये किसकी है बताओ? ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन ये किसकी किताब है? तो ब्रिंग इट ऑन है दीपा मलिक की किताब, किसकी? दीपा मलिक की, जो एक पैरा एथलीट है,
दीपा मलिक पैरा खिलाड़ी हैं आपका। अनब्रेकेबल बताओ किसकी है? अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल की बात अगर हम आपसे करेंगे तो वो है मैरी कॉम, भारत की मुक्केबाज ओलंपियन है मैरी कॉम, मैरी कॉम, ठीक है। गोल्डन गर्ल बताओ किसकी है? गोल्डन गर्ल किसकी किताब है? तो ये पीटी ऊषा की किताब है। किसकी है? पीटी ऊषा की किताब है। मुझे बताओ एस अगेंस्ट ऑहिड, ये इसको एसएससी सबसे ज्यादा पूछता है। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी किताब है? ये है आपका सानिया मिर्जा की किताब। किसकी? सानिया मिर्जा की किताब है एस अगेंस्ट ऑड्स, ऑड्स। डियर मी किसकी किताब है? डियर मी, डियर मी, ये है अंजू बॉबी जॉर्ज की। किसकी है? अंजू अंजू बॉबी जॉर्ज की किताब है डियर मी। क्या? डियर मी, डियर मी याद रखेंगे। डियर मी किसकी है? ये साथी आपका अंजू बॉबी जॉर्ज की किताब है, अंजू बॉबी जॉर्ज की, ठीक है। बोलेंगे भाई फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आएंगे। उसने ये नहीं पूछा आपसे आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसने ये नहीं, ग्राउंड पर कितने खिलाड़ी होते हैं ग्राउंड पर? अभी तुमने एक स्लाइड, ये देखिए यहाँ बुक्स के कुछ के जो नई किताबें हैं 2024-25 की, एक बार आपने हालांकि करंट अफेयर्स में इनको पढ़ा होगा, एक बार सीन टू दिखाओ शुभम भाई, शॉट लेके रखें, स्क्रीनशॉट थम्स अप करें। जी भैया ले चुके हैं। पोचमपल्ली भैया तो अरे यार, कोई कोई तो बड़ा मोटे दिमाग का बच्चा होता है। कह रहा सर पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कहाँ से बना है? वो एक कल्चर है, एक ही जगह पे चलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो पहले उत्तर प्रदेश में थी, अब उत्तराखंड में उनका प्रभाव मिलेगा, झारखंड में बिहार की चीजों का प्रभाव मिलेगा। एक ही बात है, पोचमपल्ली तेलंगाना से भी होगा, आंध्रा से भी होगा, दोनों से होगा, एक ही ओरिजिन है। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने और आपका सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक होगी, क्या मंत्री परिषद होगी, संसद होगी, राज्यसभा होगी, या भारत का महान्यायवादी होगा? तो क्या बोलेंगे? एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता की एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, याद रख लेना। और ये जो सलाह देंगी वो मंत्री परिषद, इसको क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? आप कहेंगे नहीं, 44वें संविधान संशोधन में ये कह दिया कि वो इसको क्या है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन फिर आएगा फिर मानना पड़ेगा। तो पुनर्विचार के लिए जो ये सलाह है, इस सलाह को पुनर्विचार के लिए कहाँ पर, किस पुनर्विचार की अगर हम बात करें, पुनर्विचार के लिए कब भेजा गया आपका, तो वो किस संशोधन से किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 से। और ये बात किस आर्टिकल में की गई है? ये मंत्रिपरिषद की बात किस आर्टिकल में की गई है? ये जो बात है ये आर्टिकल 74 में की गई है। कहाँ पर? कि उसकी सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, याद रखेंगे इसको, आर्टिकल 75, सॉरी आगे बता दो, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है जो पीएम होगा वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। भाई प्रेसिडेंट ही तो अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा, जो बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है। 75 का एक क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा होगी, लेकिन जो अन्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री यानी कि जो अदर मिनिस्टर्स होंगे कैबिनेट वगैरह, वो पीएम की सलाह से होंगे, ठीक है, पीएम की सलाह से। लेकिन करेंगे कौन? पीएम की एडवाइस से, पीएम की सलाह से करते भैया राष्ट्रपति ही हैं, राष्ट्रपति ही हैं। 75(2) में सोचिए क्या है आपका, आर्टिकल 75(2) में क्या है, ठीक है, या दो दो की जगह उसको बोलते 75(1)(a) तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये 75 का एक है भैया, दो लिख दिया हमने इसको, ये 75 का एक है। अगर मैं पूछूं आपसे आर्टिकल 75(1)(a) में क्या बताया गया है, तो 1 का ए कहता है मंत्री परिषद की जो कुल संख्या होगी वो कितना होगी लोकसभा से? मंत्री परिषद क्या बोलोगे भैया, छोटे से शब्दों में याद रख सकते हैं, 15% से, 15% से अधिक नहीं हो सकती है, अधिक नहीं होगी, कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, मोर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। 75 के 2 की अगर हम बात करें, 75 के 2 में क्या बताया गया है? मंत्री परिषद किसके पश्चात पर्यंत होती है?
मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। 75 का 3 क्या कहता है हमसे? आर्टिकल 75 का 3, ये सारे आर्टिकल पूछे जाते हैं। इसमें पूछेंगे मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसकी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व की बात की गई है। लोकसभा के प्रति क्या होगी? आपका उत्तरदायी होगी। कौन? मंत्री परिषद होगी। अगर 75 के 4 की बात करें तो वो क्या होगा? 75 के 4 बात करें तो मंत्रियों की शपथ जो होगी, मंत्रियों की शपथ वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा। और 75 का 5 महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। आर्टिकल 75 के 5 में क्या है? देखो, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, आपको आज खड़े करके विधायक बनाया जा सकता है, ठीक है, आज आपको कहीं भी केंद्र सरकार में मंत्री बना सकते हैं, आपको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है इवन देश का, अभी तुरंत। लेकिन उसके लिए आपको कितने महीने के अंदर उसके लिए जो एलिजिबल पोस्ट है, यानी कि आपको वहां पर सदन में जाने के लिए वो केंद्र में लोकसभा है, राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा, तो कितने महीने के अंदर होना पड़ेगा? बोलो भी फटाफट से। सर, गोल्डन गर्ल को लोकेश चौधरी जी ने लिखा है। फिर हमने पूछा है किससे संबंधित किताब है, तो हम महिला खिलाड़ियों की बात करें, पीटी उषा से संबंधित है, लेकिन उसके जो ऑथर रहे हैं बाई पीटी उषा वो लोकेश चौधरी रहे हैं। ठीक है, लोकेश चौधरी नहीं, सॉरी, लोकेश शर्मा रहे हैं। लोकेश शर्मा ने पीटी उषा बुक गोल्डन गर्ल को लिखा है, लोकेश चौधरी, लोकेश शर्मा। ठीक है भैया, 6 महीने के अंदर, ये आपको याद रखना है, 6 महीने के अंदर। ये बेसिक से क्वेश्चन है, इनको गलत नहीं करके आना है। आप देखोगे ना जब एग्जाम में जाओगे, पॉलिटी के क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिलेंगे। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन कहाँ मिलता है? टिपिकल क्वेश्चन मिलेगा या तो आपको मिलेगा बायोलॉजी का टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है। बायोलॉजी के अलावा आपको मिल सकता है हिस्ट्री का, कोई पुराना इधर उधर से कहीं से वहाँ से भी बना देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द 70 to 80% आपको आसान मिलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? यानी कि आपको परीक्षा में ऐसे मिलेंगे 25 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, अगर अच्छा पेपर आता है पुराना। ऐसा भी कर सकता है एग्जामिनर, कभी कभी 25 पकड़ना भी भारी हो जाता है टॉपर को भी, तो वो कभी घबराना नहीं है, क्योंकि वो तो सबके लिए एक जैसा आएगा, एलिजिबल आएगा, फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये सब होता है। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष होते हैं? किस संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष होते हैं, बताएंगे? भारतीय निर्वाचन आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, संघ लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं क्या, या अंतर्राज्यीय परिषद के, इंटर स्टेट काउंसिल के होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के। और किसके होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, नहीं होते? जी भैया, नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। जो आपका नेशनल जो एनडीआरएफ होता है, उसके एनडीआरएफ के अध्यक्ष होंगे या नहीं होंगे? जी भैया। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म लिखो फटाफट से। जो साथी आपका अंतरिक्ष विभाग होता है, उसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अंतरिक्ष विभाग अमूमन होते हैं, ठीक है ना। अंतरिक्ष विभाग हो गया आपका, जो एटॉमिक एनर्जी के लिए है, परमाणु ऊर्जा विभाग होता है। क्या बोलोगे? परमाणु ऊर्जा के लिए जो विभाग होता है, परमाणु ऊर्जा के लिए, तो ये साथी आपका अंतर्राज्यीय परिषद, इसके भी आपका चीफ कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है? महान्यायवादी के बारे में, ठीक है, बोलेंगे सर किसका 15% होंगे? बेटा ये पूछने का टाइम नहीं है, वो पूछ रहे हैं मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा किसका 15% होगा? लोकसभा के सदस्यों का, लोकसभा के सदस्यों का। मेरे साथी, मेरे भाई, पेपर से एक दिन पहले पूछ लेते ये तुम हैं, पूरी कक्षा पता है, फिर भी एक आध दो क्वेश्चन ऐसा लिख देना है जिसमें कि ये लगे कि हाँ हम भी प्रश्न कर सकते हैं। आगे आएंगे, बोल रहे हैं सर सब कुछ उंगलियों पे याद है, यही खुशी की बात है, निम्न पेपर में पता चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है? महान्यायवादी के बारे में, यानी कि जो आपका क्या बोलेंगे, अटॉर्नी जनरल के बारे में सही बात नहीं है। एजी, एजी बताओ जी। उन्हें देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्य व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनने के लिए पात्र होता है। और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का क्या बोलेंगे, पद का प्रावधान है। तो क्या बोलेंगे, नियुक्ति क्या प्रधानमंत्री द्वारा होगी? आप कहेंगे नहीं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। हाँ, पीएम से सलाह ली जाती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। महान्यायवादी के बारे में अटॉर्नी जनरल, मुझे बताओ अटॉर्नी जनरल को किस आर्टिकल में बताया गया है? किस आर्टिकल में बताया गया है, बोलेंगे?
अटॉर्नी जनरल जो होता है आपका, तो जो अटॉर्नी जनरल होगा इसके लिए आर्टिकल आपको बताना है। इसके लिए मुझे बताओ ये हाई कोर्ट में कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों, या फिर आपका हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहे हों, 10 वर्ष तक क्या रहे हों, एडवोकेट रहे हों, या हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज रहे हों, क्या रहे हों, जज रहे हों। पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे हमारे देश के, पहले थे आपका MC सीतलवाड़, क्या बोलोगे, MC सीतलवाड़, बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने कहा आर्टिकल 76 में आएंगे। MC सीतलवाड़ पहले थे, MC सीतलवाड़ पहले थे, ठीक है। वर्तमान में बताओ कौन है, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे देश में, तो R वेंकट रमनी है। कौन से नंबर के हैं बताओ, कौन से नंबर के हैं, R वेंकट रमनी, ये 16वें नंबर के हैं, क्या बोलोगे, 16th नंबर के हैं। इसमें याद रख लेना जो अटॉर्नी जनरल होता है ये तो लिखा ही हुआ है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये पद हमने ब्रिटेन से लिया है, ये याद रख लेना। ये पद कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटेन से पद लिया गया है। कहाँ से लिया गया है पद, ब्रिटेन से पद लिया गया है, ठीक है। इनका जो वेतन होता है कितना होता है बताएंगे, वेतन भैया हमेशा क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, क्या बोलेंगे, निर्धारित होता है। कार्यकाल क्या इनका निश्चित होता है, बोलेंगे निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, इनकी हेल्प के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होगा, क्या होगा, सॉलिसिटर जनरल होगा। ऐसे ही आपका एक पद और आता है, उसके बारे में भी मुझे जरा बताइए, क्या बोलेंगे, कैग, कैग का पूरा नाम बताओ, क्या बोलोगे, महानियंत्रक एवं अभिलेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ऑडिटर जनरल होता है क्या आपका कैग। किस आर्टिकल में होता है कैग बताओ जरा फटाफट से, तो आर्टिकल 148 में होता है। और इसकी जो रिपोर्ट जाती है वो किस आर्टिकल से आती है, तो रिपोर्ट के बारे में बताया गया है आर्टिकल 151 में। कितने वर्षों तक इसका कार्यकाल होता है, ईयर्स बताओ, क्या बोलेंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष में से पहले जो भी हो जाएगा तो रिटायर हो जाएगा। इसकी जो नियुक्ति होगी, शपथ होगी और त्यागपत्र तीनों किसको जाते हैं, नियुक्ति बोल दें, अपॉइंटमेंट बोल दें, इसका ओथ बोल दें, या रेजिग्नेशन बोल दें, ठीक है, त्याग पत्र, ये तीनों ही किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को ये सौंपेंगे, किसको, राष्ट्रपति को ये सौंपते हैं। मुझे बताओ अगर हम बात करते हैं कैग की और क्या पूछा जा सकता है इसमें, कैग में, हाँ एक चीज़ और पूछी जा सकती है आपसे, पहले जो साथी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे वो कौन थे, तो पहले थे वी नरहरि राव जो 1950 से 54 तक रहे थे, वी नरहरि राव पहले कैग थे। और आपसे पूछे वर्तमान में कौन है, वर्तमान में 15वें हैं, क्या बोलोगे, वर्तमान में 15वें हैं, वो हैं के संजय मूर्ति। कौन है साहब, के संजय मूर्ति है बॉस, कौन है बॉस, बोलो, के संजय मूर्ति है, के संजय मूर्ति है। ये हमको पता होना चाहिए कैग के बारे में, कैग के बारे में। भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों के संबंध में केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था, बताओ जी। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की असीमित शक्ति है, आप कहेंगे नहीं जी, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संसद संविधान में देखो, संविधान को कभी भी बदला जा सकता है, यानी कि उसमें कभी भी संशोधन हो सकते हैं, लेकिन एक क्या बात है कि उसका जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो आपका एसेंशियल फीचर्स हैं, जो उनकी बातें उसमें की गई हैं, उनको आप नहीं बदल सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा, यानी कि जब आपका सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति बैठे हुए नहीं है, तब आपका राज्यसभा के उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति करेंगे। कौन करेंगे, डिप्टी चेयरमैन करते हैं, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है, आज को पढ़ने हैं। आज आपका हिस्ट्री का रिवीजन रहेगा, औरंगजेब और दारा सिकोह का एक बार उसको पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आएंगे। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, शाह बुलंद इकबाल, दारा शिकोह, शाह सूजा, औरंगजेब या फिर मुराद। किसने, शाहजहां, शाहजहां का ही बेटा था, तो शाहजहां किसको गद्दी पर बिठाना चाहता था, तो शाह बुलंद इकबाल उसी को कहेगा, क्या बोलेंगे, तो वो दिए आपका दारा शिकोह को। दारा शिकोह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दारा शिकोह। इसको मुझे बताओ, एक इतिहासकार था लैनपूल,
लैनपूल, जिसने मुगलों का इतिहास लिखा है, लैनपूल ने इसको कहा था लघु अकबर। क्या कह दिया था? छोटा अकबर इसको कह दिया था, लघु अकबर। इसकी जो रचनाएं होती थी वो किस उपनाम से करता था, बताओ? किस उपनाम से ये उपनाम से रचना लिखता था? रचना लिखता था, बताएंगे? किस उपनाम से रचना लिखता था? रचना लिखता था, वो थे आपका इसका उपनाम कादरी। कादरी। इसने बहुत बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। दिल्ली पुलिस कभी भी हुआ है तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उस बुक का नाम नहीं पूछा गया हो। तो बताएं जी बॉस एक बार, क्या बोलेंगे? इसकी जो बुक का नाम है, बुक का नाम है मज्म उल बहरीन। क्या बोलोगे? मज्म उल बहरीन। मज्म उल बहरीन। एक इसने 52 उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया था, उसका क्या नाम है? जो 52 उपनिषदों का इसने अनुवाद किया, हिंदू धार्मिक ग्रंथों को बहुत पढ़ता था, 52 उपनिषदों का 52 उपनिषदों का अनुवाद इसने किया, और उस अनुवाद को कहा जाता है सीर ए अकबर। क्या कहा जाता है? सिर भी कहा जाता है, कई बार सीर कहा जाता है, सीर ए अकबर कहा जाता है, सीर ए अकबर कहा जाता है। इसके गुरु का नाम बताओ, गुरु का नाम क्या था? दारा सिकोह के मियाँ मीर था। क्या था? मियाँ मीर इसके गुरु का नाम था, मियाँ मीर। क्या बोलोगे? मियाँ मीर। ये इसके आध्यात्मिक गुरु थे, याद रखना, स्पिरिचुअल टीचर थे। आध्यात्मिक, क्या बोलोगे? आध्यात्मिक गुरु थे इनके, आध्यात्मिक गुरु थे। मुझे बताओ, दारा शिकोह का तोपची जो बहुत चर्चित रहा था, उसका क्या नाम है? दारा शिकोह का जो साथी तोपची था, क्या बोलेंगे? हालांकि युद्ध तो बेचारा इसको नहीं जिता पाया। तो तोपची कौन था आपका? मनुची था, मनुची। मनुची था। लेकिन मुझे बताओ, जो मैंने बताया था औरंगजेब को कहाँ पर सूबेदारी दी गई थी भैया? दक्षिण में दी गई थी, वो दक्षिण से आया था। और आपका क्या करता है? इसकी गर्दन कटवाता है दारा सिकोह की, और अपने पिता को भिजवाता है शाहजहां को, जब वो कैद में रहता है, ये लो अपने प्रिय बेटे की गर्दन थाली में रखवा के। तो इनके बीच में 3 युद्ध हुए थे। क्या बोलेंगे? दारा वर्सेज औरंगजेब, ठीक है? दोनों भाइयों के बीच में 3 युद्ध हुए। औरंगजेब दक्षिण से आया, बाकी भाइयों को उसने बहकाया। तो पहला युद्ध कौन सा हुआ था? तो पहला हुआ था धर्मट का युद्ध। कौन सा? धर्मट का युद्ध हुआ था। और धर्मट का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 8 जून 1658 को। कब? 8 जून 1658 को। इसके बाद में, धर्मट के बाद में सामूगढ़ का हुआ था। सामूगढ़ जो कि आगरा के समीप पे हुआ, ये 2 दिन बाद हुआ, यानी कि 10 जून 1658 को। फिर ये भाग जाता है दारा सिकोह। फिर तीसरा वॉर होता है देवराई का। ये कहाँ पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। कहाँ पर? अजमेर में। ये हुआ था 1659 में। देखिए, यहाँ पर पूछा था धर्मट का जो युद्ध हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? उज्जैन, एमपी क्षेत्र में। यानी औरंगजेब दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। सामूगढ़ हुआ आपका आगरा में। और ये यहाँ से जब भाग जाता है तो देवराई कहाँ पर हुआ? अजमेर में हुआ। कहाँ पर हुआ? अजमेर में हुआ, अजमेर में। कौन बताएगा? जो साथी आपका दारा शिकोह थे, तो दारा शिकोह को कौन से सिख गुरु का समर्थन मिला हुआ था, बताएंगे? और वो कौन से नंबर के गुरु थे, बोलेंगे भाई फटाफट से? सारे लोग बोलेंगे भैया आपका कैग वर्तमान में नहीं, संजय मूर्ति हैं। अभी 2024 से ही तो उन्होंने, उनकी जगह पहले कौन था? उनकी जगह, उनकी जगह पहले एक व्यक्ति थे ना, क्या नाम था उनका यार? संजय मूर्ति से पहले मुर्मू, मुर्मू थे, मुर्मू थे, मुर्मू। आगे आएंगे। चलो भाई, सारे लोग बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपका देवराई 1659। सबका आंसर गुरु हर राय। अर्जुन देव नहीं यार, अर्जुन देव नहीं। अर्जुन देव कैसे हो जाएंगे? अर्जुन देव कैसे हो जाएंगे? गुरु हर राय छठे गुरु थे, गुरु छठे गुरु थे, गुरु हर राय। लिखो एक बार। गुरु तेग बहादुर जी गलत बात है, लिखो छठे गुरु थे, छठे गुरु थे। बहुत सही, बहुत शानदार। नहीं बच्चे, कैग नहीं, वो सीजीए हैं। सीजीए जो आप कह रहे हैं ना, टीसीए कल्याणी, वो सीजीए है। वो होते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए। अगर मैं बात कर रहा था अभी कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, तो कैग और सीजीए दोनों अलग पद हैं। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। धर्मट, बहादुरपुर, खजुआ और सामूगढ़। तो पहले तो क्या हुआ? धर्मट ही हुआ। धर्मट के बाद में आपका सामूगढ़ हुआ। बहादुरपुर बहुत पहले हो गया था। सबसे पहले इसमें बहादुरपुर ही हुआ है। चार सामूगढ़ हो जाएगा और फिर आपका 3 हो जाएगा। देवराय सामूगढ़ हो जाएगा और फिर आपका 3 हो जाएगा। देवराई इन्होंने दिया नहीं है। 2 1 4 3, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम से सही हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा। औरंगजेब को आज आप पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज्जमानी की उपाधि धारण की थी? साहिबात उज्जमानी की उपाधि। तो वो उसकी बहन है कौन? जहान आरा। कल भी मैंने आपको बताया, जहान आरा, ठीक है।
जहानारा। अगर जहानारा नहीं, जहानारा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं याद रखेंगे। आपको याद रखना, एक औरंगजेब की बेटी थी, औरंगजेब की बेटी, ये तो बहन होगी, औरंगजेब की बेटी जेबुन निशा, क्या बोलोगे? जेबुन निशा। जेबुन निशा ने क्या किया था? तो जेबुन निशा ने किया था बैतूल पुस्तकालय का निर्माण। ये बहुत पूछा जाता है, बैतूल पुस्तकालय का निर्माण किसने किया था? डीएसएसबी तो बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को। डीएसएसबी के द्वारा बैतूल पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा? जेबुन निशा के द्वारा। इसकी पत्नी का नाम बताओ। पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम है दिलरास बानो बेगम। क्या उपाधि दे दी थी इसने इसको? दिलरास बानो बेगम को औरंगजेब ने, तो औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम को कहा था रबिया उद दुर्रानी। क्या बोलोगे? रबिया उर दुर्रानी। रबिया और दुर्रानी, इसकी याद में क्या बनाया? रबिया और दुर्रानी की याद में इसने बनवाया आपका क्या बोलते हैं उसको? बीबी का मकबरा। क्या बोलते हैं? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, जिसको दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? ताज ऑफ साउथ उसको कहा जाता है, या ताजमहल की गंदी नकल भी उसको कहा जाता है। ताज ऑफ साउथ कहा जाता है, ताज ऑफ साउथ। ठीक है। आपको पता होना चाहिए औरंगजेब ने बहुत सारी रोक लगाई थी। मुझे किसी एक नाम को लिख करके आप बताइए कि औरंगजेब ने जो रोक लगाई थी वो किस पर लगाई थी। ठीक है सर, वॉइस नहीं आ रही है भैया, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? थम्स अप करके बताएं, यस और नो लिखें। अभी आवाज़ साफ़ नहीं है क्या? कुछ साथी कह रहे हैं कि भैया आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, क्या बोलेंगे? तो बीबी का मकबरा। और याद रखना, इसने साथी आपका क्या किया था इसको, इसका जो बेटा था आजम शाह द्वारा, आजम शाह ने एक जिद की थी, आजम शाह द्वारा इसको बनवाया गया, आजम शाह द्वारा। ये है कहाँ पर बीबी का मकबरा? तो अभी बोलेंगे आप, आपका ये है जी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। और औरंगाबाद का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? औरंगाबाद का नाम, सब लोगों का आंसर आए। महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है उसका नाम बदल करके क्या किया गया? ऑल क्लियर सही है जी, आवाज एकदम से आ रहा है, क्लीन है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। भैया म्यूजिक पर उसने रोक लगा दी थी आपका, और पेंटिंग पर, झरोका दर्शन पर उसने रोक लगा दी थी, तुलादान पर रोक लगा दी थी। मुझे बताओ, एक बार औरंगजेब की सेना में कितने प्रतिशत आपका जो साथी हिंदू सेनापति थे? सब लोग आंसर करें। भैया संभाजी नगर इसका नाम कर दिया गया, बहुत बढ़िया। किन के नाम पर किया गया? छत्रपति संभाजी महाराज जी के नाम पर किया गया। ठीक है। कहाँ पर है ये? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र में। मुझे बताओ, औरंगजेब के समय पर जो विद्रोह हुए थे उनमें चर्चित विद्रोह कौन कौन से हैं? जैसे पहला पूछा जाता है जाटों का विद्रोह हुआ, तो वो कब हुआ बताओ जी? जाटों का, रिवॉल्ट ऑफ जाट्स, जाटों ने विद्रोह किया औरंगजेब के खिलाफ, लड़ी ये कौम, तो क्या बोलेंगे? 1669 में, 1669 में। सिखों की बात करेंगे, सिख कब भिड़े थे? तो सिखों की बात करेंगे आपका 1675 में। सतनामियों की बात करेंगे, सतनामियों की बात करेंगे जो कि आपका कबीर के अनुयायी थे। सतनामियों का जो विद्रोह है 1672 में हुआ था। ये तीन विद्रोह हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। क्या बोलेंगे? बहुत पूछे जाते हैं। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, आपको पता होना चाहिए। एक तो जब वो दिल्ली पहुंचा था उसके बाद में, और एक आपका सामूगढ़ के जीत के बाद में। ठीक है, 2 बार उसका राज्याभिषेक हुआ था। आगे, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? एक आप मुझे बताएं, औरंगजेब का प्रमुख दीवान कौन था? क्या बोलोगे? औरंगजेब का प्रमुख दीवान, औरंगजेब का प्रमुख दीवान, प्रमुख दीवान कौन था? तो औरंगजेब का प्रमुख दीवान था आपका अशद खान। क्या बोलोगे? अशद खान था भैया, अशद खान, अशद खान। ठीक है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम था, बहादुर शाह प्रथम, जिसको साथी और क्या कहा जाता है? शाह ए बेखबर, या इसको मुअज्जम भी कहा जाता है। क्या बोले हैं? शाह बेखबर। इसको कुछ पता ही नहीं था। क्या बोलेंगे? इसको भैया मुअज्जम भी कहते हैं, मुअज्जम, मुअज्जम, मुअज्जम भी इसको कहा जाता है। ठीक है। जादर शाह को क्या कहा जाता है? ये भी गद्दी पे बैठा था, लंपट मूर्ख। क्या बोलोगे? लंपट मूर्ख इसको भी कहा जाता है, लंपट मूर्ख। आप मुझे बताओ, लंपट मूर्ख, देखो औरंगजेब की डेथ किस वर्ष हुई थी? 1707 में। 1707 से 1712 तक कौन रहा था? आपका बहादुर शाह प्रथम रहा था। और 1712 से 1713 कौन रहा था आपका? 1712 से 1713 वो रहा था आपका जहादर शाह। जहादर शाह ये कब रहा था? 1712 से 1713। ठीक है। बहादुर शाह रहा था 1707 से 1712। अब हम बात करें फर्रुख शेर का शासनकाल, आप मुझे बताओ फर्रुख शेर कब से कब तक रहा था? इनके शासनकाल पूछ ले जाते हैं। फर्रुख शेर ये साथी आपका 1713 से 1719 रहा। ठीक है। बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स बताने की जरूरत तो नहीं है ना दोस्त, एक बार नो लिख के एनर्जी मुझ तक भेजें।
फर्रुखसियर हो गया। रंगीला बताओ, मोहम्मद शाह रंगीला जो था। रंगीला, अगर आप भी अभी भी आप बेसिक के चक्कर में हो कि भैया हम बिल्कुल, कोई कोई बच्चा रहता बेसिक से पढ़ा हो जी, उसका भी परीक्षा नहीं है, वो तुम्हारी राख को खराब करने आया है, ये समझो। ठीक है, पेपर से 10 दिन पहले बेसिक का कोई अर्थ बनता नहीं है। बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और इतने वर्षों से मैं तो आपसे लगातार कहता रहा, है ना, पिछले साल से ही कह रहा था। जब नायक किया था, कौन से मंथ में किया था हमने नायक बताओ? दिल्ली पुलिस यकीन बैच में बोल बोल के किया, वहां पर लगातार बोला, यूट्यूब पे लगातार बोला, अलग से वीडियोस बनाई कि भैया नायक करके बैठ जाओ। कितने लोग थे जिन्होंने नायक किया? बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे। नहीं आएगी डेट, ऐसा नहीं आएगा दोस्त। चलो, कितने लोग कर चुके? यस लिख के बताना। ठीक है, अभी क्योंकि दोस्त परीक्षा के समय पर तो चीज़ों को समाप्त करना पड़ता है। मई में, ये भी पता बताओ, मई टू जून। उत्तरवर्ती मुगल यानी कि जो बाद के मुगल शासक हैं, आज आपको उनका होमवर्क देंगे कि आप उनको एक बार पढ़ लेंगे। किसके शासन काल में ऐसा हुआ था? हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था वहां पर, वो शासन उन्हीं के अधीन में आ गया था। तो ये हुआ आपका मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर या अहमद शाह के टाइम पर। भैया अहमद शाह के टाइम पर ये हुआ। रंगीला तो क्योंकि साथी आपको पता ही होना चाहिए, जो आपका रंगीला था, रंगीला की बात आपको पता होना चाहिए। रंगीला, इसका मूल नाम बताओ फटाफट से, क्या था? रंगीला का मूल नाम जो था वो रोशन अख्तर था, क्योंकि इसने तो शासन ठीक चलाया था। रोशन अख्तर, हालांकि कमजोर ही रहा, मुगल कमजोर हो गए, लेकिन फिर भी बाकी सबसे, क्योंकि बाकी सबसे इसलिए कहते हैं कि मुगलों पर कंट्रोल हो गया था सैयद बंधुओं का, जो सैयद ब्रदर्स थे। और उन्हीं सैयद बंधुओं का खात्मा किसने किया था? खात्मा किया किसने? आपका रंगीला ने। इसी रोशन अख्तर ने क्या किया था? सैयद जो बंधु थे, सैयद बंधुओं का खात्मा किया था। क्या किया था? सैयद बंधुओं का खात्मा किसके द्वारा किया गया? इसी के द्वारा किया गया। ठीक है, लेकिन इसके समय पर फेलियर्स क्या रहे? एक तो ईरान का जो नेपोलियन था आपका नादिर शाह, उसका आक्रमण हुआ रंगीला के टाइम पर। किसका? नादिर शाह का आक्रमण। किस वर्ष में आया था नादिर शाह बताओ? नादिर शाह का आक्रमण, दोस्त अतिरिक्त बातें ना करें, रिक्वेस्टिंग टू यू। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। क्या ले गया था नादिर शाह यहाँ से? तो भैया कोहिनूर हीरा ले गया था आपका, कोहिनूर हीरा ले गया था आपका, तख्ते ताउस को ले गया था आपका, और कहते हैं लगभग 70 करोड़ के जवाहरात वगैरह कुछ ले गया था आपका। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या बोलेंगे? आपका अहमद शाह के समय पर यह हुआ था। नेक्स्ट आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? वाटरवेज पढ़ने हैं आज हमको। कोलकाता और धुबरी के मध्य जो ब्रह्मपुत्र नदी है, हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य जो गंगा है। मुझे बताओ हमारे देश में जो टोटल, अगर हम बात करते हैं वाटरवे, कितने हैं? क्या बोलोगे? कुल जलमार्ग हमारे देश में कितने हैं? कुल जलमार्ग, तो कुल जलमार्ग की जो संख्या है अभी रिसेंट में बढ़ गई होगी, तो आपको पता होगा कुल जलमार्ग 111 हैं। 111। आपसे पूछे राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण कब बना था? नेशनल वाटरवे अथॉरिटी, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1986 में। कब? 1986 में। क्या बोलोगे? 1986 में। क्या आप मुझे बता सकते हैं केंद्रीय जल परिवहन निगम कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय जल परिवहन निगम कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय जल परिवहन निगम, बताएं जी। जल परिवहन निगम, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे भैया कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। फिर नोएडा में क्या है? नोएडा में है आपका साथी अंतर्देशीय जल निगम। क्या बोलोगे? अंतर्देशीय, अंतर्देशीय जल निगम कहाँ पर है? अंतर्देशीय जल निगम जो है वो साथी आपका नोएडा में स्थित है। नोएडा में स्थित है। इसका फोटो हमने लगाया था, ध्यान से देखना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला पूछा जाता है, इसको बोलेंगे NW1। NW1 का मतलब क्या है? नेशनल वाटरवे। जैसे नेशनल हाईवे होता है NH1, वो तो सड़क पर हो गया, ये है NW। तो क्या बोलेंगे? नेशनल वाटरवे 1 जो है ये किससे किसको जोड़ता है? तो याद रखना हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है, इन इन राज्यों से होकर के। NW3 लिखा हुआ है, NW4 लिखा हुआ है, NW10 लिखा हुआ है आपका। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवे हैं। जैसे ये पूछा जाता है 100वां वाटरवे जो था, 100वां जो साथी जलमार्ग था वो किस नदी पर था? तो आप कहेंगे भैया वो तापी नदी पर था। किस पर था? तापी नदी पर था। तो ये इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं। जनजाति की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म या जनजाति राज्य सही सुमेलित नहीं है? यानी वो जनजाति वहां पर क्या बोलेंगे? निवास नहीं करती है, निवास नहीं करती है। बोलेंगे भाई फटाफट से।
सारे लोग आंसर करेंगे। बहुत ठीक आंसर है रणवीर जी। अभिषेक बहुत सही आंसर। रिचू एकदम ठीक आंसर है। तो थारू उत्तर प्रदेश की है और बुक्सा कहाँ की है? बुक्सा केरल की नहीं है, बुक्सा उत्तराखंड की है। कहाँ की है? बुक्सा उत्तराखंड की एक जनजाति है। एकदम से सही आंसर हो जाएगा। मुंडा झारखंड की है, गद्दी हिमाचल प्रदेश की है। नागा, नागा जनजाति बताओ कहाँ की है? जहां पर साथी कुकी भी निवास करते हैं, कुकी, कुकी भी निवास करते हैं। पेते कहाँ की है? पेते मैतई जनजाति है। यहाँ पर अभी बहुत संघर्ष देखने को मिला था। मणिपुर में, मणिपुर में कोई नहीं गया था उस स्टेट में उसको संभालने के लिए, उस स्टेट को, और सरकारों ने उसको जलने दिया था। क्या बोलेंगे? लिम्बूस, लिम्बूस कहाँ की है बताएंगे? लिम्बूस भैया आपका सिक्किम की जनजाति है, सिक्किम की, सिक्किम की जनजाति है, सिक्किम की। कोन्याक कहाँ की जनजाति है बताएंगे जी फटाफट से? कोन्याक, कोन्याक कहाँ की जनजाति है? तो कोन्याक है भैया आपका ये नागालैंड की जनजाति है। क्या बोलोगे? नागालैंड की जनजाति है। तमरिया जनजाति बताओ कहाँ की है? बहुत पूछी जाती है। तमरिया और बिरहोर, क्या बोलेंगे? तमरिया और बिरहोर कहाँ की जनजाति है? तमरिया और बिरहोर कहाँ की जनजाति है? तमरिया पूछे आपसे, बिरहोर पूछ ले आपसे, बिरहोर पूछ ले, और यहाँ पे संथाल भी है, संथाल जनजाति रहती है। मुंडा जनजाति यहाँ पर रहती है, मुंडा जनजाति। ये चारों जनजाति कहाँ की हैं? तो क्या बोलेंगे? ये भैया आपका झारखंड की जनजाति हैं। कहाँ की? झारखंड की, झारखंड की। एक साथी आपसे पूछा जाएगा अंगामी कहाँ की है? अंगामी, तो अंगामी जनजाति ये नागालैंड की है। कहाँ की है जी? आगामी जनजाति जो है वो आपका अंगामी नागालैंड की है। एक पूछी जाती है जारवा, जारवा और सोमपेन जनजाति पूछी जाती हैं। सैंटिनली भी पूछ ली जाती है, सैंटिनली भाषा है वो वहाँ की। अंडमान और निकोबार की, अंडमान निकोबार की। आपसे पूछ ले जौनसारी जनजाति कहाँ पर रहती है? जौनसारी, तो जौनसारी जनजाति है आपका उत्तराखंड की। लेपचा जनजाति बताओ मुझे कहाँ से संबंध रखती है? लेपचा आपको बताना है। लेपचा जनजाति का संबंध किस राज्य से है बताएं एक बार? तो लेपचा जनजाति भैया जी सिक्किम से संबंध रखती है। कहाँ से? सिक्किम से उसका संबंध है, सिक्किम से उसका संबंध है, सिक्किम से। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान है वो सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताएं एक बार? सही सुमेलित नहीं है। दोनों लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं दोस्त, बहुत लंबा लगेगा, हम बोल देते हैं। और आपको ऐसा कोई है नहीं, कुछ वर्ड ऐसा है नहीं, इंग्लिश में लिखा ही रहता है जो समझ में नहीं आए। बोलेंगे पर मेरी क्लास लाइव नहीं चल रही है, एक बार कैंसिल करके वापस क्लास में आओ। जिसका ठीक नहीं चल रहा है वापस आ जाया करो। निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान सही सुमेलित नहीं है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी कि एरिड फॉरेस्ट के लिए, एरिड फॉरेस्ट के लिए कहाँ पर है? क्या जोधपुर में है? एकदम से सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। लकड़ी के लिए जो साथी इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, क्या ये हैदराबाद में है? तो आप कहोगे नहीं भैया ये बंगलुरु में है। कहाँ पर है? ये बंगलुरु में स्थित है, बंगलुरु में। नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट बताओ, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपको आंसर बताना है। नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये साथी आपका कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे? ये हैदराबाद में है भैया। कहाँ पर है? हैदराबाद में। जैसे अभी हमने बात की थी उपोषण की, ऐसी मुझे बताओ केंद्रीय उपोषण कहाँ पर है? केंद्रीय उपोषण उद्यान, उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो जो उपोषण के लिए अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। और शीतोष्ण के लिए कहाँ पर है? शीतोष्ण के लिए कहाँ पर है? तो शीतोष्ण के लिए साथी आपका कहाँ पर है? वो जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में। नीरी एक इंस्टीट्यूट पड़ता है, बताएंगे नीरी का फुल फॉर्म कौन साथी लिख सकता है? नीरी कहाँ पर है? नीरी नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में है, नागपुर में। नीरी का फुल फॉर्म सबको लिखना है, क्लास को तब आगे बढ़ाएंगे। ऊपर दिखाएं क्या कह रहे हैं, बोलेंगे भी फटाफट से। सर क्लास जो है आज 15 क्वेश्चन से बोलेंगे। सर आज काला दिन है, इसके बारे में थोड़ी बात कीजिए। काला दिन किस बात का? हमारे यहाँ तो एकदम सफेद दिन है। ओके, यूट्यूब की तरफ से एक गिलीच है भैया, यूट्यूब की तरफ से एक गिलीच है, यूट्यूब की तरफ से। शुभम भाई हमारे कह रहे हैं यूट्यूब की तरफ से एक गिलीच है। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है बताएंगे एक बार?
सारे लोग आंसर करें। सुनहरी क्रांति, क्या सुनहरी क्रांति ऊन उत्पादन से संबंधित है, या फिर आपका तिलहन उत्पादन से, पर्यटन विकास से, या फिर बागवानी से संबंधित है? क्या बोलेंगे बताओ बड़ी फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे, ये आपका संबंधित है भैया बागवानी से। किससे? बागवानी से। देखिए तिलहन उत्पादन से कौन सी है, वो साथी आपका येलो रिवॉल्यूशन है, पीली क्रांति है, पीली क्रांति, पीली क्रांति। ठीक है, इसके लिए सैम पित्रोदा ने एक बुक लिखी थी, क्या नाम बताएंगे कौन सी थी? अच्छा, मुझे बताओ श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, नीली क्रांति ये साथी आपका मत्स्य से संबंधित है, मत्स्य से। इसके जनक कौन थे? अरुण कृष्णन ने इसको शुरू किया था, बहुत पूछा जाता है ये नाम। अरुण कृष्णन इसके फादर है, अरुण कृष्णन। मुझे बताओ गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है प्याज और झींगा से। क्या बोलोगे? प्याज और झींगा, झींगा से इसका संबंध है, प्याज और झींगा से। ठीक है। अच्छा, लाल क्रांति बताओ किससे संबंध रखती है? लाल, लाल क्रांति है मांस और टमाटर से, मांस और टमाटर से, जिसको साथी आपका विशाल तिवारी ने शुरू किया। प्रोटीन क्रांति बताओ फटाफट से। प्रोटीन क्रांति इसको नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली जी ने शुरू किया था। प्रोटीन क्रांति का संबंध किससे है? प्रोटीन जो रिवॉल्यूशन है ये है साथी आपका प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन से, यानी कि हाई प्रोडक्ट, हाई प्रोडक्शन से, उच्च उत्पादन से, उच्च उत्पादन से। ठीक है। रजत क्रांति बताओ फटाफट से किससे है? रजत क्रांति, तो रजत क्रांति आपका अंडा या मुर्गी पालन से। किससे? अंडा या मुर्गी पालन से। इंदिरा गांधी जी का इस पर विशेष आपका जोर था, विशेष जोर था। काली क्रांति बताओ। काली क्रांति साथी आपका ये पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे? पेट्रोलियम से इसका संबंध है। ठीक है। गोल क्रांति बताओ। गोल क्रांति ये किससे है? ये आपका आलू से है। क्या बोलोगे? आलू से है। ग्रे क्रांति बताओ। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? वो उर्वरक से है। किससे है? उर्वरक से है। क्या बोलोगे? ग्रे क्रांति वो साथी आपका उर्वरक से संबंधित है। किससे है? उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, उर्वरक से। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनका कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार। सारे लोगों का आंसर आए, बहुत जबरदस्त। गोल मटोल भैया आलू से है। ठीक है, देसी ब्लॉगर एकदम फिट है, एकदम फिट है। बताएंगे तो उसका कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना से है। मगर अच्छा सॉरी, कालक्रम यानी मगरमच्छ प्रजनन योजना कब शुरू हुई थी? 1975 की योजना है दोस्त, 1975 की योजना। इसी समय पे कछुए के लिए भी चली थी। हाथी परियोजना 1992। मुझे हाथी दिवस कौन लोग बता सकते हैं, कब मनाया जाता है हाथी दिवस? प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। वन महोत्सव जो शुरू हुआ साथी वो 1950 से शुरू हुआ, 1950 से। तो क्या बन जाएगा? 4132, 4132 बन जाएगा। 413 नहीं सॉरी, 4, हाँ ये तो बनेगा, 4 हो गया, सॉरी 1973 पहले आएगा ना इससे। 4312 बन जाएगा, 4312, यानी कि ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा। मुझे बताओ जो राइनो होता है, गैंडा के संरक्षण के लिए कब प्रोग्राम चला था? गैंडा संरक्षण प्रोग्राम कब चला था? तो गैंडे के संरक्षण के लिए चला था आपका 1987 में। वल्चर के लिए, गिद्ध संरक्षण के लिए प्रोग्राम कब से चला था? गिद्ध संरक्षण के लिए बताएंगे भी फटाफट से। गिद्ध संरक्षण के लिए, गिद्ध संरक्षण के लिए, तो गिद्ध के लिए कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चला था 2006 से। हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ बताएंगे जी फटाफट से। हिम तेंदुआ ये साथी आपका हिम तेंदुआ, तो क्या बोलेंगे? 2009 से। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करें, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करें, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करें, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है आपका 2021 से, 2021 से। सर क्लास 15 क्वेश्चन से चल रही है भैया। यूट्यूब की तरफ से अभी बताया ना, यूट्यूब की तरफ से कोई ग्लिच आया है, यानी कि आप वो बच्चे हैं जो क्लास में लेट आए हैं, है ना? आप वही तो लिख रहे होगे, नहीं क्लास 15 तो आप कर चुके होंगे पहले, जो रेगुलर होंगे। बड़ी दिक्कत हो गई। तो ये यूट्यूब की तरफ से कोई ग्लिच है साथी, अभी इन्होंने बताया, बोलेंगे। अब बाबा साहब जी के लिए हमने सुबह एक वीडियो बनाया है साथी, देखिए। अपने सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म को बना लिया है अपने महापुरुषों को याद करने के लिए, अपने क्रांतिकारियों को याद करने के लिए। ठीक है, वो आप वीडियो वहाँ देखा करो जिनको देखना है। जैसे चाहते हैं ना कि आप इसमें पर कुछ शब्द बोले, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम क्लास में ना बोल के अलग से वहाँ बोल दिया करें। और थैंक यू।
तो क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति या उसके लिए साधारण रूप होता है, जिससे मुद्रा का माप होता है? तो साधारण रूप कौन सा होता है? M3 होता है, M3 मुद्रा के। M3 M4 M2 पढ़े होंगे आपने। जैसे M3 M4 को क्या कहा जाता है? M3 और M4 को क्या कहा जाता है? इसको ब्रॉड मनी कहा जाता है। ब्रॉड मनी विस्तृत रूप, जब सब रूप जुड़ जाए। जैसे कि आपसे पूछ ले M1 प्लस M2 को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है नैरो मनी। जब संकुचित मनी की बात हो, किसकी? संकुचित मनी की बात हो, नैरो मनी। तो M3 भी क्या होता है? ठीक है, जैसे M1 की बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण मानक तो M1 को माना जाता है। साधारण मानक होता है M3, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? M1 होता है। M1 M2 M3 M4 ये आपको पता होंगे। ठीक है, नहीं तो जब मैंने दे दिया फुल फॉर्म, तो इकोनॉमिक्स फुल फॉर्म, तो आज एक बार देखेंगे इनको। NBFC नेशनल, नेशनल बोलेंगे भी फटाफट से, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमोडिटी, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, या फिर कमीशन होता है? तो क्या बोलोगे भैया? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है। बोलेंगे भी फटाफट से, क्या हो जाएगा? NBFC क्या होगा? बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं बच्चे, 15 से चल रही है, बाद में आ जाएगा वो, अपडेट आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी यूट्यूब कर लेता है, आजकल यूट्यूब बहुत कुछ करने लगा है। अब जैसे पहले हम क्वेश्चन पूछते थे तो कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर दिखता था, अब वो उसको लेट दिखाता है। बहुत बढ़िया। रिचू एकदम ठीक है आंसर बहन। अब बताइए, मैंने क्वेश्चन कितनी देर का पूछा, अभी तक आंसर नहीं आए। कुछ दिक्कत है क्या शुभम भाई? शुभम, शुभम ही चला गया है यहाँ से। शुभम ही नहीं है। बोलेंगे जी भैया, सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, सी एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, एनबीएफसी एक्ट कब आया था पूछा जाता है? 1956 में आया था, 1956 में आया था। एक आप मुझे बताएं, भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भीम का, ठीक है, भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। क्या होता है? भारत इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है आपका, क्या? भीम ऐप होता है, भीम। आरटीजीएस बताओ क्या होता है? आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस। मुझे बताओ साथी, एनईएफटी क्या होता है? एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। क्या होता है? फंड, फंड ट्रांसफर होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। एनईएफटी के बाद में मुझे बताओ एनपीसीआई क्या होता है? एनपीसीआई, एनपीसीआई होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन। क्या बोलोगे? नेशनल पेमेंट, पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन, कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ये होता है आपका एनपीसीआई। आईएफसीआई बताओ, आई सॉरी आईएफसी, आईएफसीआई नहीं, आईएफएससी जो बैंक के लिए होता है। आईएफएससी इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। तो आईएफएससी क्या होता है आपका? इंडियन, इंडियन फाइनेंशियल, क्या बोलेंगे? इंडियन, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल सिस्टम, सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, आईएफएससी होता है। क्या होता है? सिबिल क्या होता है? सिबिल, सिबिल बताएंगे फटाफट से, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्या बोलोगे? सॉरी, सिबिल, सिबिल स्कोर आता है ना, तो सिबिल क्या होता है आपका? क्रेडिट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्या बोलोगे? ब्यूरो इंडिया, इंडिया, इंडिया लिमिटेड होता है। क्या बोलेंगे? इंडिया लिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है। बीपीएलआर बताओ मुझे क्या होता है? इकोनॉमिक्स के टर्म में बीपीएलआर क्या होता है? बेंचमार्क प्राइम लिमिटेड। क्या बोलोगे? बेंचमार्क, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट होता है। क्या होता है? बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग, प्राइम लैंडिंग रेट होता है, लैंडिंग रेट होता है, रेट होता है। ठीक है, पीसीए क्या होता है इकोनॉमिक्स के फॉर्मेट में? पीसीए ये होता है प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन। क्या होता है? प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन होता है। क्या होता है? करेक्ट एक्शन होता है। ठीक है, करेक्ट एक्शन होता है।
एनवीए बताओ क्या होता है, एनवीए आपको बताना है। इकोनॉमिक्स के टर्म में एनवीए का पूरा नाम क्या है, बोलेंगे फटाफट से। एनवीए क्या होता है, सबका आंसर आए। एनवीए क्या होता है दोस्त, बार बार मत लिखो क्वेश्चन का प्लीज। 15 से क्लास शुरू हो रही है, आप क्लास से लेट जुड़े होंगे। जो साथी शुरुआत में टाइम से क्लास को कर रहे होंगे उनकी क्लास में कोई समस्या नहीं होगी, उनकी क्लास बराबर चल रही होगी। जो बीच में जुड़े होंगे उनके लिए कभी कभी ग्लिच आ जाता है, ठीक है। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा तैयार की जाती है, बोलेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी प्रधानमंत्री के द्वारा, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। तो क्या बोलेंगे, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा ये तैयार होती हैं, ठीक है। और पहली बार मौद्रिक नीति कब आई थी, 27 जून 2016। पहली बार 27 जून 2016 जो मॉनेटरी पॉलिसी आई वो पहली बार आई थी। क्या आई थी, पहली बार। कितने सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति समिति में, इसमें 6 सदस्य होते हैं। क्या बोलेंगे, 6 सदस्य होते हैं। और 3 जो होते हैं वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं, और 3 होते हैं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी सरकार की तरफ से, ठीक है। मौद्रिक नीति की अगर हम बात करें क्यों लाई जाती है, क्या उद्देश्य होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य होता है वो होता है साथी आपका वित्तीय या मूल्य स्थिरता। क्या बोलेंगे, वित्तीय या फिर आपका जो मूल्य स्थिरता होती है, स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल और प्राइस स्टेबिलिटी के लिए इसको लाया जाता है। काम वही होते हैं कि रोजगार सृजन और विकास जैसी चीज़ों के पैमाने को देखा जा सके, ठीक है, देखा जा सके। रेट आपको पता होंगी सारी जितनी भी होती है। रेपो रेट कितना चल रहा है अभी, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, करंट अफेयर्स में देख के जाना लास्ट टाइम पे, अभी लास्ट में कितना रहा है। जैसे आपका एसएलआर आपसे पूछा जाता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं, कितने किए गए हैं, 4 क्षतिपूर्ति स्तर है, या फिर आपका 5 इंडेमनिटी लेवल्स हैं, 5 क्षतिपूर्ति स्तर हैं आपका, या फिर आपका 2 है, भैया 3 है, 70, 80 और 90, ठीक है। 3 तरह की क्षति के लिए बनाया गया है। कब आई थी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2016 की है। कब आई थी, 2016 की है, 18 फरवरी 2016 की ये योजना है, 2016 की। इस योजनाओं से संबंधित बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछी जाती है पीएम जो साथी आपका पीएम सुरक्षा बीमा योजना। क्या बोलेंगे, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना ये कब आई थी, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इनकी डेट आपको पता होना चाहिए। 9 मई 2015 को आई थी। क्या बोलेंगे, 9 मई 2015 को आई थी। इसमें कितना प्रीमियम जाता था, इसमें प्रीमियम जो जाता था कितने रुपए देने पड़ते हैं साल के, तो इसमें साल के देने जाते हैं 12 रुपये प्रति वर्ष आपको देने पड़ेंगे। फिर क्या मिलेगा आपको, 12 रुपये प्रति वर्ष देने पड़ते हैं। तो इसमें भैया अचानक अगर डेथ हो जाए, एकदम से एक्सीडेंटली कोई डेथ हो जाए, अचानक मृत्यु पर कितने रुपए मिलते हैं, अचानक मृत्यु पर इस पर 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है, ठीक है, पूर्ण विकलांगता आ जाए। और आंशिक आए तो, आंशिक आ जाए तो, आंशिक आंशिक विकलांगता आ जाए तो क्या बोलेंगे, 2 लाख रुपए। और आंशिक विकलांगता यानी कि आप थोड़े बहुत घायल हो गए हैं, विकलांगता आ जाए तो क्या बोलेंगे, उस पर आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। कितने, 1 लाख रुपए मिलते हैं। मुझे बताओ, जो फसलों पर जो साथी आपका प्रीमियम दिया गया है, फसलों पर जो प्रीमियम दिया गया है, फसलों पर जो प्रीमियम, किस बात पे फसलों में प्रीमियम, यानी कि जो प्रधानमंत्री पीएम फसल बीमा योजना है, पीएम फसल बीमा योजना है, उसमें की बात हम कर रहे हैं, पीएम फसल बीमा योजना। तो उसमें प्रीमियम जो दिया गया है रबी की फसलों पर कितना है, तो रबी की फसलों पर याद रखना 1.5% का प्रीमियम है। आपसे पूछे खरीफ पर कितना प्रीमियम है, 2% का प्रीमियम है। कितना, 2% का। बागवानी फसलों पर कितना, बागवानी पर कितना है, तो बागवानी पर 5% का प्रीमियम है, ठीक है। मुझे बताओ, किसानों के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष आई थी, पीएम कृषि, क्या बोलेंगे, पीएम कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष आई थी, पीएम कृषि सिंचाई योजना ये किस वर्ष आई थी, सिंचाई योजना किस वर्ष में आई आपका, तो पीएम कृषि सिंचाई योजना आई थी आपका, ये आई थी आपका 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को आई थी, 1 जुलाई 2015 को। अगर मैं पूछूं पीएम किसान सम्मान निधि कब शुरू हुआ, पीएम किसान सम्मान निधि कब शुरू हुआ, पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना आई आपका साथी सम्मान निधि, ये कब शुरू हुई थी, पीएम क्या बोलो किसानों के लिए 24 फरवरी 2019 को। अच्छा मुझे बताओ, इसमें एक वर्ष में कितनी किस्त आती है किसानों के लिए, जो 2-2 हज़ार रुपए की आती हैं,
कितनी किस्त आती हैं, बोलेंगे अभी फटाफट से। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान मानधन योजना जो चली, सबका आंसर आना चाहिए। पीएम किसान मानधन योजना, किसान मानधन योजना जो चली आपका, वो साथी 12 सितंबर 2019 को चली, 2019 को चली, ठीक है। पीएम किसान जो सॉरी वो चली थी, पीएम कुसुम चली थी, पीएम कुसुम, किसानों के लिए कुसुम योजना चली थी, जिसमें सौर ऊर्जा की ट्यूबवेल स्थापित की गई थी। सोलर एनर्जी के ट्यूबवेल, सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल ट्यूबवेल स्थापित किए गए थे, वो थी आपका 2019 में। क्या बोलोगे, 2019 में पीएम कुसुम योजना। क्या बोलेंगे, पीएम कुसुम योजना। निम्नलिखित का मिलान करें, कौन सी तरंग कहाँ पर है। आज तरंगों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तरंग बताएंगे एक बार फटाफट से। रेडियो तरंगे हो गई आपका, सूक्ष्म तरंगे, अवरत तरंगे ये रिमोट में होती हैं, जी भैया एकदम से ठीक हो जाएगा। गामा किरणें क्या कैंसर कोशिकाओं में काम आती हैं, आप कहोगे भैया 3 का 1 लिखेंगे, और हमको तो यही पता होता और चौथे का 4 लिखते। तो 1 होना चाहिए और 4 होना चाहिए लास्ट में। तो 1 और 4 किसमें, 2 ऑप्शन में हो गए ये तो, ठीक है। तो इसको देखो, सूक्ष्म तरंगे कहाँ पर इस्तेमाल होंगी आपका, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे कहाँ पर इस्तेमाल होगी, विमान नेविगेशन में इस्तेमाल होंगी। और रेडियो तरंगे कहाँ पर होंगी, फोन में होंगी, फोन में होंगी। तो क्या बन जाएगा, देखो भाई 3 2 3 2 1 4 बन जाएगा, 3 2 1 4। ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा। किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की थी, संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से। इस संगीत में अष्टक पाया जाता है, तो जोहान डोबराइनर इसने क्या दिया था, इसने तो आपका डोबराइनर ने तो दिया था त्रिक नियम। त्रिक नियम पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। त्रिक नियम क्या कहता है, जो पहले और तीसरे तत्व होते हैं उनके द्रव्यमान का यदि आधा कर दिया जाए तो बीच वाले तत्व का निकल के आ जाएगा। ये त्रिक नियम था, और 3 3 धातुओं पर उसने बताया, 3 3 तत्वों पर बताया। लेकिन जो साथी अष्टक नियम दिया गया वो जॉन न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। क्या बोलेंगे, इन्होंने बताया था कि पहले और 8वें जो तत्व होते हैं उनके गुण समान होते हैं। तो इसको कहा गया आपका, दिमित्री मेंडेलेव ने क्या बनाई थी, आवर्त सारणी। अच्छा, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसका आधार क्या था, बताएंगे आप, परमाणु क्रमांक या फिर आपका परमाणु भार। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसका आधार था परमाणु भार। क्या बोलेंगे, परमाणु भार की परमाणु क्रमांक, सबका आंसर आए क्या था, परमाणु क्रमांक था या फिर परमाणु भार था। सारे साथियों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। एक और साथी था हमारा जिसने, नहीं मौजले ने, तो मौजले ने बनाया परमाणु क्रमांक, ये बात याद रख लेना। जो मौजले है, मौजले मौजले उसने बनवाया था आधार किसको, एटॉमिक नंबर को, परमाणु क्रमांक। उसने कहा था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, किसके आवर्ती फलन होते परमाणु क्रमांक के। लेकिन मेंडलीव कहता था तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणु भार यानी कि ये आपका कहता था किसको, एटॉमिक मास को, और इसने बताया एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को, ठीक है। दोनों को याद रखना, आधार है। पीलिया किस अंग का रोग है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, पीलिया बताएंगे एक बार। तो पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, वृक्क को, अग्नाशय को, या फिर हृदय को। तो पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, जिसको साथी क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस, 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 हेपेटाइटिस रोग, हेपेटाइटिस रोग किसमें, इसको पूछ ले हेपेटाइटिस नाम दे करके तो बोलेंगे यकृत को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया बताओ कहाँ पर होता है, डिप्थीरिया किसे प्रभावित करता है, डिप्थीरिया थ्रॉट यानी कि गले को प्रभावित करता है। घेंगा रोग जो कि आयोडीन की कमी से होता है, किसको प्रभावित करता है, घेंगा रोग किसको बताएंगे, आयोडीन की कमी से, ये भी गले को। टाइफाइड में, टाइफाइड में, टाइफाइड किसको आपका इफेक्ट करती है, टाइफाइड जो रोग हो जाता है साथी आपका, या पेचिस पूछ ले, पेचिस, तो क्या बोलेंगे, ये सब आपका इंटेस्टाइन को यानी कि आंत्र को प्रभावित करते हैं, आंत्र को। पायरिया बताओ किसको प्रभावित करेगा, पायरिया या स्कर्वी होता है, स्कर्वी, ये किसको प्रभावित करते हैं, पायरिया और स्कर्वी। तो आप कहेंगे ये भैया मसूड़े को प्रभावित करते हैं, यानी कि दांतों को भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ट्रैकोमा बताओ, ट्रैकोमा रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा हो जाता है तो ट्रैकोमा क्या बोलेंगे आपका, या एक और नाम देते हैं उसको ट्रैकोमा के अलावा, बताओ जरा। जो आंख में होता है, आंख में ट्रैकोमा किसमें किसको प्रभावित करता है, आंख में। एक रोग और होता है मैं भूल रहा हूँ आंख का, ट्रैकोमा होता है, और ट्रैकोमा के साथ ग्लूकोमा, क्या बोलेंगे उसको, ग्लूकोमा बोलते हैं, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा ये किसको प्रभावित करते हैं, आंख को प्रभावित करते हैं। रिकेट्स और पैगेटस बताओ किसको प्रभावित करते हैं, रिकेट्स कहाँ पर होता है आपका, पैगेटस,
पैगेटस, तो ये होते हैं हड्डी, हड्डी कमजोर हो जाती है, सूखी हड्डी, खोखली होती चली जाती है हड्डी, तो ये हड्डी के रोग हैं, किसके, हड्डी के रोग हैं, हड्डी के। मैनिनजाइटिस बताओ, मैनिनजाइटिस, मैनिनजाइटिस, मैनिनजाइटिस आपका, मैनिनजाइटिस और अल्जाइमर, क्या बोलेंगे, अल्जाइमर रोग होता है आपका, अल्जाइमर, कौन बोलेगा, मस्तिष्क, मस्तिष्क में होने वाले रोग हैं, मस्तिष्क में होने वाले रोग हैं। सिफिलिस बताओ, सिफिलिस और गोनेरिया, सिफिलिस रोग आपका और गोनेरिया, गोनेरिया ये कहाँ पर होते हैं, तो ये जनन अंग में होते हैं, सॉरी, सिफिलिस और गोनेरिया क्या बोलेंगे, ये आपका जनन अंग के रोग हैं, कहाँ के, जनन अंग के रोग हैं, कहाँ के रोग हैं, जनन अंग के रोग हैं। टिटनेस बताओ, टिटनेस मैं आपसे बोल दूं, टिटनेस किसको प्रभावित करता है, रेबीज हो जाता है, ऐसे कुत्ते बंदर आदि इनके कुत्ते बंदर चूहे आदि के काटने से। मिर्गी हो गया, मिर्गी, पोलियो हो जाता, पोलियो रोग, ये किसको प्रभावित करते हैं, तो ये आपका न्यूरॉन सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, किसको, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करते हैं, तंत्रिका तंत्र को। गलसुआ बताओ किस में होता है, आपका थायराइड ग्रंथि में होता है, गलसुआ किस में होता है, वो थायराइड ग्रंथि में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का सबसे प्रमुख वनस्पति है, सबसे प्रमुख बताएंगे जो ज्यादा होता हो। टेरिडोफाइटा, ये साथी कहाँ पे होता है, टेरिडोफाइटा बोलते हैं जो ना फल आए ना फूल आए, ना फूल ना फल, ना फूल ना फल। और आपका एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है आपका कि जहाँ पर फूल वाले पौधे हों, क्या बोलेंगे, फूल वाले पौधे, फूल वाले पौधे। और सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति यही है। जिम्नोस्पर्म में क्या आ जाते हैं, जो शंकुधारी होते हैं, क्या होते हैं, शंकु, शंकु कौन शेप के जितने भी होते हैं। ब्रायोफाइटा की बात करेंगे, नम वातावरण के होते हैं, जैसे काई वगैरह होती है, काई, मॉस हो जाती है ना, मॉस जिसको मॉस बोलते हैं हम, ये ठीक है, ये नम वातावरण की बात है, नम वातावरण। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे हम, जब फूल की बात है, फूल वाले पौधे, तो जो फूल होता है, कोई भी पुष्प होता है, उसका जो मेल पार्ट होता है, नर भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, जो उसका मादा भाग यानी कि स्त्री भाग, फीमेल पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, तो नर भाग को कहा जाता है पुंकेसर, क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। और मादा भाग को कहा जाता है वर्तिकाग्र, क्या बोलोगे, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहा जाता है, ख्याल रखें, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है आज का होमवर्क, इसका आंसर ढूंढना आप ना भूलें। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, जंतु जगत का। करंट अफेयर्स के लिए दोस्त आपको आदर्श सर गाइड कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स के लिए आदर्श सर को फॉलो करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ओके बॉस, ख्याल रखिए, अपने समय का ख्याल रखिए, आप एकदम पीक टाइम पर हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू, मिलते हैं कल। और हर रोज क्लास होगी, याद रखना मैंने कहा 15 तारीख तक कोई छुट्टी नहीं होगी और हर रोज क्लास होगी, ठीक है, ध्यान